गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सेफ वाटर की, जो कि है सुरक्षित जल, जो यूनिट सेकंड है आपका हेल्थ प्रमोशन का। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में 80% शहरी जनसंख्या को, जबकि 20% ग्रामीण वाली जनसंख्याओं को सुरक्षित जल मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पानी को सुरक्षित जब कहा जाता है जब इसको अधिक समय तक उपयोग में लाने के बाद भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे देश में 80% तो शहर वालों को और 20% गाँव वालों को साफ शुद्ध पानी मिल पाता है पीने के लिए। और वह ये जो शुद्ध पानी है, इसी के वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो देखिए जल के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कहाँ कहाँ से आप जल ले सकते हैं, कौन सा जल प्यूरीफाइड होता है, कौन सा जल अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। तो वर्षा का कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और भूमिगत जल बन जाता है। इस पानी का कुछ भाग नदियों एवं नालों में होकर समुद्र में पहुंच जाता है। भारत में वर्षा के पानी को पानी के स्रोत के रूप में बहुत कम उपयोग में लिया जाता है। तो वर्षा का जो जल है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन वर्षा जब होती है तो उसका ज़्यादातर जल जो है वो भूमि के अंदर चला जाता है। पानी का कुछ भाग नदियों में भी चला जाता है जब वर्षा होती है, तो भाई सारा तो भूमि में नहीं जा सकता। जो नदियों के आसपास बारिश होगी तो वो नदियों में चला जाएगा, वहाँ से वो समुद्र में चला जाता है। तो बारिश तो जो पानी देती है वो शुद्ध पानी देती है, लेकिन वो अगर नदियों में मिल जाएगा और फिर वो सागर में जाके मिल जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा, तो वहाँ के पानी के साथ मिलके वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें बहुत कम शुद्ध पानी जो है वो उपयोग के लिए मिल पाता है, जो कि ज़मीन में चला जाता है। तो उसी को हम शुद्ध पानी के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके लिए देखिए सतही पानी क्या होता है। सतही पानी से हम कृत्रिम झीलें तथा नदियों के माध्यम से पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। कृत्रिम झीलें क्या होती हैं, देखिए इन्हें सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसमें पानी की काफ़ी मात्रा संग्रहित की जा सकती है। नदियों पर बनाए गए बांध में भी पानी का इसी प्रकार से संग्रहण किया जाता है। भारत के शहरों जैसे नागपुर, मुंबई और मद्रास में पानी की पूर्ति कृत्रिम झीलों से होती है। समझ में आया। तो कृत्रिम झीलें क्या होती हैं, सीमेंट द्वारा बनाया जाता है, मतलब ये पक्के वाले तालाब बनाए जाते हैं, उनमें बारिश का पानी और बांध का पानी भरा जाता है और उससे हम अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं और जो आपके किसान होते हैं जो खेती की जो सिंचाई करते हैं, बांध बनाते हैं, उससे उसका काम लेते हैं। नदियों की बात करेंगे तो नदियों के पानी का मुख्य दोष है कि यह पानी सदैव संदूषित रहता है। संदूषित मतलब ये प्रदूषण रहता है इसके अंदर, इसलिए नदी के पानी को शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। पानी में यह अशुद्धियाँ, व्यर्थ गंदा पानी औद्योगिक एवं रासायनिक पदार्थों के कारण होती हैं। इलाहाबाद, दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में जलापूर्ति नदियों से ही होती है। तो नदियों का पानी जो है वो अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता, प्रदूषित होता है। उसमें जो है तरह तरह के फैक्ट्रीज़ के जो नाले वगैरह हैं वो भी सब नदियों में ही अटैच होते हैं, और भी गंदगी बहुत सारी तरीके से नदियों में होती है। और उसी नदियों का ही पानी सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूज़ किया जाता है आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए। तो वो गंदा पानी पीना, गंदे पानी से काम करना, गंदे पानी से खाना पकाना, ये काफ़ी हद तक हमारी बीमारियों में जो है वो सम्मिलित होता है। अब देखिए तालाब की बात करेंगे तो तालाब जो है वो यह सतही पानी के बहुत बड़े संग्रह के रूप में होते हैं। गाँव के अंदर पीने के पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तालाबों का उपयोग कपड़े और बर्तन धोने, पशुओं को नहलाने तथा तैरने के लिए किया जाता है। इससे तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है, इसलिए पीने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो तालाब होते हैं आपके जो गाँव में बनते हैं मोस्टली, तो उनसे क्या होता है, आपके पशुओं को नहलाया जाता है ना, आपके बर्तन धोए जाते हैं, आप खुद उसमें नहाते हैं, उसमें कपड़े धुलते हैं, तो उसकी वजह से वो पानी जो है वो दूषित हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। तो उसको हम अपने खाने पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी हद तक हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी रूप में चला जाता है और हमें बीमार कर देता है। इसके बाद देखिए भूमिगत जल की जब हम बात करेंगे तो यह पानी सतही पानी की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह ज़मीन के द्वारा छना हुआ होता है। इसको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसको पीने के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। जो भूमि से जल आता है, जो धरती के अंदर से जल आता है, वो आपका फ़िल्टर वाला जल होता है। उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होती है, उसमें ज़्यादा कीटाणु नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम पीने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और हमारे देश की ज़्यादातर जनता भूमि के पानी को ही पीने के लिए यूज करती है। अब देखिए सुरक्षित जल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सुरक्षित जल पीने व खाना पकाने के लायक होना चाहिए। जल रोगजनक कारकों से मुक्त होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। रंगहीन व गंधहीन होना चाहिए। जल का तापमान उपयुक्त होना चाहिए।
ठीक है। सुरक्षित जल की विशेषताएं हैं ये, क्या क्या विशेषताएं हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आप जो जल यूज़ कर रहे हैं वो खाने योग्य होना चाहिए, खाना पकाने के योग्य होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कोई भी रोगजनक कीटाणु नहीं होना चाहिए कि जो आपको बीमारी कर दे, ऐसा कोई कीटाणु ना हो। इसके बाद वह हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ ना मिला हो। ठीक है। उसकी खुशबू अच्छी आए, उसमें से कोई बदबू ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जल का महत्व क्या है। तो व्यक्तिगत एवं शारीरिक महत्व क्या है। शरीर में कुल 60 से 70% जल होता है, ये सभी को पता है। ठीक है। आपके शरीर में 60 से 70% जल होता है तथा ब्लड, टिश्यू, बोन आदि में जल प्रमुखता से पाया जाता है। ठीक है। आपके ब्लड में भी जल होता है, टिश्यू में भी जल होता है, बोन में भी जल होता है। यह ताप नियमन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, विद्युत संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इतने सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ये कंट्रोल करता है। क्या? जल। क्यों? क्योंकि 60 से 70% आपकी बॉडी में जल ही होता है और आपके मुख्य मुख्य भागों में जैसे टिश्यू हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, तो ये इन सारी जगह पे आपको जल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ये जल बहुत ही शुद्ध रखना, शुद्ध यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में क्या महत्व है जल का, घरेलू महत्व क्या है। घर की साफ सफाई, रसोई का संचालन। ठीक है। इसके बाद पेयजल, पीने योग्य जल तथा भोजन निर्माण में जल की आवश्यकता होती है, ये आपके घर में यूज होता है। सार्वजनिक महत्व क्या है। सार्वजनिक महत्व की जब हम बात करेंगे तो सड़कों की साफ सफाई, नालियों की धुलाई, उद्योगों की देखभाल। इसके बाद अग्निशमन वाहनों तथा सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए जल का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। जो अग्निशमन वाहन होते हैं, अग्निशमन वाहन मतलब जो आग बुझाने वाली जो वाहन होते हैं, जहाँ कहीं आग लग जाती है तो हम किसी वाहन को बुलाते हैं आग बुझाने के लिए, तो ऐसे लोग जो हैं वो सार्वजनिक महत्व इनका जल का बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है। भाई साफ़ सफाई अगर होगी तो जल, अगर नहीं होगा तो ठीक से साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी। नालियों की धुलाई होगी तो वो भी जल से होगी। कहीं पर आग लगी है उसको बुझाना है तो वो भी जल से होगा। इसलिए जल जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक मामले में देखेंगे तो उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे होटल व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, लॉन्ड्री व्यवसाय तथा अस्पतालों के संचालन के लिए भी जल की निरंतर आवश्यकता होती है। ये व्यावसायिक महत्व है कि उद्योगों की स्थापना के लिए, है ना, आपको होटल व्यवसाय के लिए, डेयरी अगर आपने खोली है उसके लिए, लॉन्ड्री अगर आपने खोली है तो कपड़े धोगे आप, अस्पताल अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे भी लगातार जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे व्यवसायों के लिए भी आपको, हालांकि सारे ही व्यवसायों के लिए आपको जल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कुछ मेन ऐसे व्यवसाय हैं जिस जल के बिना इनकी आपूर्ति, इनका संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है। कृषि संबंधी महत्व जब हम देखेंगे तो देखिए कृषि में तो सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप अगर कृषि में अगर आप पेड़ पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो अच्छी फसल नहीं देंगे, है ना। तो कृषि उत्पादों के लिए जल का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सिंचाई के लिए वर्षा का जल ही प्रमुख साधन है। अच्छे जल प्रबंधन से खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादकों में वृद्धि होना संभव होता है। ठीक है। तो ऑलरेडी आपको सबको पता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है। जल की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय संस्कृति में जल को धार्मिक आस्थाओं से जोड़ा जाता है, जैसे गंगा जल को पवित्र माना जाता है, तो ये भी है। देखिए आप सांस्कृतिक अगर देखा जाए महत्व तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी हमारी गंगाएं हैं, जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन सबको हम माता मानते हैं और उसके जल को हम अमृत के समान मानते हैं, लेकिन वही जल दूषित भी होता है। तो ये संस्कृति के महत्व से भी आप कई बार दूषित जल को भी अंदर ग्रहण कर लेते हैं अपने सांस्कृतिक महत्व को प्रायोरिटी देते हुए, तो वो आपको नहीं करना है। जल संदूषण के स्रोत क्या हैं। देखिए प्राकृतिक अशुद्धियाँ, खनिज, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, धूल एवं गैसें, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है वो आपको प्राकृतिक अशुद्धियों जो है वो आपको इनसे देखने को मिलती हैं। मतलब ये है कि अगर आपका पानी दूषित हो रहा है, आपका जल दूषित हो रहा है, तो उनका कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। भाई उनमें खनिज, कैल्शियम मिला हुआ हो, सोडियम अधिक मात्रा में मिला हुआ हो, लोहे के कण जा रहे हो, धूल के कण जा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही हो, तो ये कुछ कारण हैं प्राकृतिक तरीके से जो आपके जल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद देखिए वनस्पति अशुद्धियाँ क्या क्या हैं। सूखे पत्ते, सूक्ष्म पौधे, शैवाल, ये चीज़ें भी पानी को विषैला बनाती हैं। रोग उत्पादन, जैव अशुद्धियाँ, जीवाणु, विषाणु, अणाणु, कृमि, है ना। अजैव अशुद्धियाँ जो है वो मिट्टी, कीचड़, रेत, तो ये सारी अशुद्धियाँ हैं जो आपके जल के साथ मिलकर जल की
पोषकता को कम करती हैं, ठीक है, जल की प्योरिटी को कम करती हैं, कहने का मतलब है। अब देखिए अर्जित अशुद्धियाँ क्या क्या हैं। तो अर्जित अशुद्धियों की जब हम बात करेंगे तो जलमल और सीवेज। जलमल और सीवेज क्या होता है, सीवेज में उपस्थित जैव पदार्थ O2 ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है तथा जल में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। सीवेज के कारण अधिक मात्रा में नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, ये आपका मेन कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि इस्पात, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक आदि के जल में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तथा जल की गुणवत्ता और पेयता समाप्त हो जाती है, ठीक है। कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदा नाला होता है, गंदी चीज़ें होती हैं, गंदी प्लास्टिक होती है, वो अगर जल में मिल जाए तो उसको क्या कर देती है, वो औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से दूषित कर देती है, किसको, जल को। अब देखिए कृषि अपशिष्ट कैसे करते हैं। आजकल कृषि उत्पादनों में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक पदार्थों का उपयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति नष्ट हो रही है तथा जल में मिलने से जल की भी प्रदूषित हो जाता है। मतलब आप जो खेतों में रासायनिक कीटनाशक, जो कीटों को मारने के लिए दवाइयों का यूज़ करते हैं, जो खाद का यूज़ करते हैं, उससे हमारी धरती भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और जो पानी मिलता है हमें धरती से मिलता है, तो वो इनडायरेक्टली वे में आपके पानी में जाके मिल जाता है और पानी को दूषित कर देता है। भौतिक प्रदूषण कैसे होंगे, देखिए भौतिक प्रदूषण की जब हम बात करेंगे, भौतिक के कारण जैसे कि तेजाबी वर्षा होना, रेडियोधर्मी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज वर्षा होना और रेडियोधर्मी जो आपका रेडिएशन से जो निकलते हैं, ठीक है, वो भी आपके जल को दूषित करते हैं। गलत सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, हमारे समाज में कोई प्रथाएं होती हैं जिनके कारण जल जो है वो क्या कर दिया जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि मृत पशुओं को जल में बहाना, जल में समाधि लेना, जल में पूजा पाठ की सामग्री डालना, सामूहिक तीर्थ स्थान पर सम्मिलित होना, ये कुछ मेन कारण हैं जो जल को अशुद्ध करते हैं। जैसे आप किसी भी नदी पे कोई मेला लगा रहे हैं, है ना, कोई जैसे अपने शरीर को जला रहे हैं, फिर उसे उसमें डाल रहे हैं, मरे हुए पशुओं को आप जल में डाल रहे हैं, तो ये कुछ हैं कारण जो जल को दूषित करते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, जल स्रोतों की सुरक्षा का अध्ययन रखना चाहिए। ध्यान रखना है कि जल के जो स्रोत हैं वो सुरक्षित रहें। जल स्रोतों के आसपास कॉलोनी काटने से रोकना चाहिए, जिससे कि जल के आसपास गंदा पानी ना जाए। गंदे जल तथा तरल ईंधन हेतु मजबूत कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक पदार्थों की जल में मिलावट से बचाव करना चाहिए। जल की समय समय पर नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। प्रदूषण होने पर संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए, ठीक है। तो जल की समय समय पर जांच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल की आपूर्ति या उपयोग करने से पूर्व जल को समस्त विजातीय रोग जनक कारकों एवं प्रदूषण से मुक्त करना तथा शुद्धिकरण कहलाता है। तथा शुद्धिकरण प्राय 2 स्तरों पर किया जाता है, लघु स्तर पर और बड़े स्तर पर। लघु स्तर पर देखेंगे तो छानना, उबालना, रासायनिक क्रिया द्वारा। बड़े स्तर पर देखेंगे तो संग्रहण, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनीकरण, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। मतलब लघु स्तर पे तो आप छान सकते हो, उबाल सकते हो, गर्म कर सकते हो, है ना, उसमें कुछ टैबलेट वगैरह डाल सकते हो क्लोरीन वगैरह की, और उससे पानी को शुद्ध कर सकते हो। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखेंगे, जैसे हमें तालाब का पानी करना है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसमें क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन स्मॉल लेवल पे हम देखेंगे छानना, कपड़े का फिल्टर कर सकते हैं, सिरेमिक का फिल्टर कर सकते हैं, पराबैंगनी किरणों का फिल्टर कर सकते हैं। कपड़े का फिल्टर कैसे करेंगे, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नलों में साफ एवं महीन कपड़े का प्रयोग करके जल की भौतिक अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। इसमें समय समय पर कपड़े को साफ करना या बदलना जरूरी होता है। अब सिरेमिक का कैसे करेंगे, ठीक है, सिरेमिक पढ़ा था ना अभी आपने, सिरेमिक फिल्टर इसको बोलते हैं। तो इस फिल्टर को बर्गफेल्ड फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर एक लंबी नली नुमा आकृति होती है जिसमें असंख्य छिद्र होते हैं। इसको कैंडल फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है, इसको कैंडल फिल्टर भी कहते हैं। कैंडल के छिद्र अशुद्धियों के साथ साथ जीवाणुओं को भी रोक लेते हैं। कैंडल को 7 दिन में एक बार तीव्र पानी की धारा और ब्रश से साफ किया जाता है, क्योंकि इसके अवरुद्ध रहने की संभावना रहती है। इस फिल्टर के द्वारा हम गंदगी और जीवाणुओं को तो रोक सकते हैं, लेकिन विषाणुओं को नहीं रोक सकते हैं। ये सिरेमिक का है कि आपको कैंडल फिल्टर कहते हैं। कैंडल फिल्टर 7 दिन में एक बार किया जाता है। इसमें ब्रश से साफ किया जाता है इस एरिया को, और अवरुद्ध रहने के लिए संभावित रहता है। इस फिल्टर को हम गंदगी और जीवाणुओं को
रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए पराबैंगनी किरणों से कैसे कर सकते हैं। तो पराबैंगनी फ़िल्टर जो होता है इसमें हम 1 मिनट में 1 लीटर जल को शुद्ध करते हैं। प्री फ़िल्टर यह जल से धूल, गंदगी और धुंधलापन साफ करता है। कार्बन फ़िल्टर जो होता है वो यह जल से रंग, गंध एवं जैविक अशुद्धियों को दूर करता है। यूवी चैम्बर जो होता है, अल्ट्रावायलेट चैम्बर, जल से होने वाली बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीवाणुओं और विषाणुओं से जल को शुद्ध करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर की जब बात करेंगे तो जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर जो होता है वो जल की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कि वो उसका शुद्धिकरण बना रहे, इसलिए वो नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए उबालना, इसमें जल को उबालकर शुद्ध करते हैं। 5 से 10 मिनट तक जल को गर्म करने से सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा जल की कठोरता भी नष्ट हो जाती है। रासायनिक पदार्थों से जल का शुद्धिकरण, क्लोरीन की गोलियाँ क्या करेंगे। क्लोरीन की गोलियाँ अनेक नामों से आती हैं, जैसे हैलाजोन। 20 लीटर पानी को विषगर्भित करने के लिए 0.5 ग्राम गोली आवश्यक होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर डालने से पहले जल की अधिक गंदगी को कम करना आवश्यक होता है। जल के विसंक्रमण हेतु 1000 लीटर पानी में 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। अब देखिए फिटकरी की अल्प मात्रा का प्रयोग करके हम गंदगी को साफ कर सकते हैं। फिटकरी की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करने से अतिसार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ लार्ज लेवल पर वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। जल का संग्रहण, तो भौतिक शुद्धिकरण, संग्रहित जल पर गुरुत्व भार के कारण तैरती हुई गंदगी धीरे धीरे से जल के तल पर निथर कर बैठ जाती है। इस प्रकार जल साफ हो जाता है। इसके बाद रासायनिक शुद्धिकरण कैसे होगा। तो जल में उपस्थित O2 के कारण अरोगिक जीवाणु जल में पाए जाने वाले जैव पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। इससे जल के नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तथा अमोनिया की मात्रा कम हो जाती है तथा रासायनिक परिवर्तन से जल का स्वरूप बदल जाता है। ये रासायनिक तरीका है। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जीवाणु पाए जाते हैं, उनको हम ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा हम उसका ऑक्सीकरण करते हैं और उसके बाद नाइट्रेट की मात्रा डाल के अमोनिया की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे कि जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जैविक शुद्धिकरण, नदियों से प्राप्त जल को 5 से 7 दिन तक संग्रहण करके रखने के जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं की संख्या घट जाती है और जल शुद्ध हो जाता है। फिल्टरेशन कैसे करेंगे। इस प्रक्रिया में 98 से 99% से तक बैक्टीरिया द्वारा दूर हो जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के फ़िल्टर उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे स्लो सैंड फ़िल्टर। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं, अशुद्ध पानी, रेत की सतह, निकास नली, वॉल्व। ठीक है। ये किसके लिए है, स्लो सैंड फ़िल्टर के लिए है। तो इसके 4 ये होते हैं आपके मुख्य भाग, कौन कौन से। शुद्ध पानी होता है, रेत की सतह होती है, निकास नलियाँ होती हैं और वॉल्व होते हैं। अशुद्ध पानी क्या होगा, यह रेत की सतह के ऊपर रहता है और इसकी गहराई 1 से 15 मिनट तक हो सकती है। इसको छानने के लिए निरंतर दबाव मिलता रहता है। 1 से 1.5 मीटर का ये स्तर हमेशा एक जैसा बनाए रखा जाता है। ठीक है। ये अशुद्ध पानी के लिए 1 से 1.5 मीटर पानी के लिए है। क्या करेंगे, इसमें हम निरंतर दबाव बना के रखेंगे, प्रेशर के द्वारा इसको हम फिल्टर करेंगे। अब रेत की सतह पे कैसे करेंगे, देखिए यह 1 से 2 मीटर मोटी होती है रेत की सतह, आपको पता है। यह मिट्टी की एक तट पर नमी रहती है जो कि रेत के कणों को निकास नलियों में पहुँचाकर अशुद्ध होने से बचाती है। ठीक है। रेत के जो भी वहाँ पे बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो भी रेत के कण होते हैं, वो उनको रोक लेती है। जो नमी होती है, ठीक है, जो नमी मतलब जो गीला होता है, आपने देखा होगा गीली मिट्टी अगर कहीं पे होगी तो इधर उधर उड़ेगी नहीं, हवा में नहीं आएगी, वो एक जगह जमी रहेगी। तो इस तरीके से जो वहाँ पे होता है वो आसपास नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से नमी की वजह से जो मिट्टी के कण हैं वो आपस में चिपके रहते हैं और वो इधर उधर उड़ के नहीं जा सकते हैं या चल के नहीं जा सकते हैं। पानी रेत की सतह से धीरे धीरे 2 घंटे में रिसता है और इस प्रक्रिया के दौरान पानी का शुद्धिकरण या यांत्रिक छानना, ऑक्सीकरण और जैविक क्रिया द्वारा किया जाता है। अब निकास नलियाँ देखिए कैसे होंगे। तो निकास नलियों की जब हम बात करेंगे तो रेत की सतह के नीचे छिद्रित निकास नलियाँ लगाई जाती हैं जो कि छने हुए पानी के लिए निकास द्वार का काम करती हैं। ठीक है। नलियों के साइड पे हम क्या करते हैं, जब हम बाथरूम में, अपने टॉयलेट में हम क्या करते हैं, जब हमारा पानी निकलने का जो जगह होती है वहाँ पे एक जाली लगा देते हैं। हम अपने घरों में भी करते हैं ये काम, ताकि उसके साथ में कोई भी अशुद्धि मिलके ना चले जाए। उसके बाद देखिए वॉल्व क्या करेंगे, छन्ने की दर को नियमित बनाए रखने के लिए इन्हें निकास नलियों में लगाया जाता है। कभी कभी फिल्टर अवरुद्ध हो जाता है, तब रेत की सतह का कुछ इंच भाग निकाल दिया जाता है और फिल्टर पुनः कार्य शुरू कर देता है। ये वॉल्व का है।
कि छानने की दर को नियमित बनाए रखते हैं, क्योंकि कभी कभी फ़िल्टर जो है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अवरुद्ध मतलब कभी कभी फ़िल्टर जो है वो सही से काम नहीं करता है, तो तब ये आपका वॉल्व काम आता है। इसके बाद देखिए रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर मतलब सैंड मतलब धूल, सैंड को बोलते हैं धूल, अचानक से जो होती है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोएगुलेशन। कोएगुलेशन होता है जमाव क्रिया। अशुद्ध पानी में सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाया जाता है, इसको हम एल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, एल्यूम भी कहते हैं इसको हम। कोएगुलेशन में क्या होता है, जो आपका अशुद्ध पानी में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल्युमिनियम को मिला देंगे और उसे एल्यूम कहेंगे। मिक्सिंग मिलाना क्या होता है, इसमें हम पानी को एक चैम्बर में अच्छी तरह से हिलाकर मिलाते हैं, जिससे पानी में एल्यूम अच्छी तरीके से घुल जाए। ठीक है, पानी में अच्छी तरीके से हम मिलाकर इसको हिलाएंगे। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन में क्या होगा, मिश्रण के बाद जल को फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर 30 मीटर तक और अधिक जल को हिलाने से एल्यूमिनियम साल्फर का गाढ़ा अवक्षेप प्राप्त होता है, इसको फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो अब इस विधि में कोएगुलेशन तल को 4 से 6 लीटर तक जमने दिया जाता है, इससे कि अशुद्धियाँ पैदे में जम जाती हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होंगे, हम इसको जमा देंगे और जितनी भी उसमें धूल है, कण है, सब है, वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का पानी हम उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से सेडिमेंटेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन के बाद साफ पानी को अलग करके फिल्ट्रेशन में बहने दिया जाता है। यह फिल्टर करीब 1 मीटर रेत की मोटी टटका बना होता है। इसके नीचे पैंदे में निकास नलियाँ लगी होती हैं, जिससे छना हुआ पानी बाहर निकलता है। छन्ने की यह क्रिया स्लो सैंड फिल्टर के समान होती है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे, हम चैम्बर में एल्यूम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जो पानी में मिल जाएगा। उसके मिलने से क्या होगा, फ्लूकोलेशन चैम्बर बनेगा। फ्लूकोलेशन चैम्बर में क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो मिट्टी है वो नीचे जम जाएगी। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, 4 से 6 लीटर पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी की मिट्टी नीचे जम जाएगी। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिर फिल्ट्रेशन में जो ऊपर पानी आया है वो छन्नी के द्वारा बाहर छन जाएगा और जो रेत है आपकी, जो सैंड है, वो नीचे, धूल है, कण है, गंदगी है, वो आपकी सारी नीचे रह जाएगी। कैसे करते हैं पानी का शुद्धिकरण, देखिए ग्राफ के द्वारा देखते हैं। शुद्ध पानी है, उसमें हमने एल्यूम मिलाया। ठीक है, शुद्ध पानी है, उसमें हमने एल्यूम मिला दिया। उसके बाद हमने मिक्सिंग चैम्बर बना दिया, जहाँ पे उसको मिक्स किया जा सकता है आपस में। उसके बाद फ्लूकोलेशन चैम्बर बना दिया हमने। फ्लूकोलेशन चैम्बर में जहाँ पे कि 30 मीटर तक जल को हिलाने पर एल्यूमिनियम सैफ्टर का गाढ़ा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम यहाँ पे गाढ़ा पदार्थ हम यहाँ पे प्राप्त कर लें, इसलिए ये फ्लूकोलेशन होता है। ठीक है, उसको एक्टिव करता है। उसके बाद निकास नलियाँ होती हैं। निकास नलियों में जो है जाली लगी हुई होती है और उस जाली के थ्रू पानी जो है फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो मिट्टी है, जो सेडिमेंटेशन टैंक है, वो मिट्टी टैंक के अंदर ही रह जाती है और पानी फिल्टर होकर हमें साफ बर्तन में मिल जाता है। इस तरीके से ये हमारा फिल्ट्रेशन काम करता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्लोरीनेशन की जब हम बात करेंगे, क्लोरीन गैस मिलाकर, क्लोरीन गैस मिलाना क्लोरीनेशन की सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें हम नामक उपकरण की सहायता से अशुद्ध जल में क्लोरीन गैस की मिलावट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन मिला देते हैं पानी में और पानी को शुद्ध कर देते हैं। क्लोरोमाइन भी एक आपका ऑक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया का एक यौगिक होता है। इसमें हम 2 क्रियाओं की सहायता से पानी को शुद्ध करते हैं। ठीक है भाई, इसमें तो हम खाली क्लोरीन मिला रहे थे और इसमें क्या करेंगे, हम सुपर क्लोरीनेशन करेंगे और ब्रेक पेंट क्लोरीनेशन करेंगे। ये 2 क्लोरीन इसमें मिलाएंगे, सुपर क्लोरीन और ब्रेक पेंट क्लोरीन। उसके बाद देखिए सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है, वायरस और स्पोर को नष्ट करने के लिए पानी में, वायरस और स्पोर को नष्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है तथा पानी को पीने लायक बनाया जाता है। पानी में से क्लोरीन की मात्रा कम करके डी क्लोरीनेशन किया जाता है। ठीक है, सुपर क्लोरीन क्या होगा कि पानी को डीक्लोरीनेशन करेंगे और पीने का पानी उसमें से अलग निकालेंगे और क्लोरीन का पानी अलग निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की जब हम बात करेंगे, जब पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तब कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीडाइड हो जाते हैं, जिससे पानी कार्बनिक पदार्थ से मुक्त हो जाता है। इस तरीके से क्लोरीन मुक्त रूप से पानी में आ जाती है। इसको हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। तो पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे पानी कार्बनिक पदार्थ से मुक्त हो जाता है। इस तरह से क्लोरीन मुक्त रूप से पानी में आ जाता है। इसको हम ही क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। कुएं का जलकूप में पानी का विसंक्रमण कैसे करेंगे, तो कुओं का विसंक्रमण ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरीके से किया जाता है। हैजा तथा पेट संबंधी बीमारियों के कारण कुओं को
कुओं के सामूहिक विसंक्रमण की आवश्यकता होती है। इसमें हम प्रायः 2 विधियों का उपयोग करते हैं। क्या कौन कौन सी विधियों का? क्लोरीनीकरण द्वारा और 2 बर्तन काली विधि द्वारा करते हैं। क्लोरीनीकरण द्वार क्या होता है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।